हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है डीएलएड का। और इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीके वाले सेक्शन से। तो ये 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसका रिमेनिंग पार्ट है अभी जो हमारा 50 क्वेश्चंस बचे हुए हैं रीजनिंग से और 50 क्वेश्चंस बचे हुए हैं जनरल एप्टीट्यूड से, उनको हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो आप ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सेशन आपके लिए कैसे रहा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव के द्वारा कराया गया था। तो आप याद रखें राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण होता है और ये होता है 13वीं सदी में। ठीक है, तो आप इसे याद रखिए। दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की कब घोषित किया था। तो विश्व धरोहर में इसे 1984 में कंसीडर किया गया। तो आप इसे ध्यान रखना कि 1984 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था। तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था। तो जो मुहतसिब होता था ये बेसिकली क्या होता था, ये होता था लोक आचरण अधिकारी। तो ये करता क्या था, ये लोगों के आचरण पर नज़र रखता था और दरबार में जो भी दरबारी हैं उन पे उनके शिष्टाचार पे ये नज़र बनाए रखता था और उसकी रिपोर्ट आप यूं समझ लीजिए कि राजा को करता था। तो आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929। तो जो 1929 का लाहौर में सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की। तो इसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है हमारा जो 1929 में होता है। तब ये तत्कालीन पंजाब प्रांत था और पंजाब की राजधानी होती है लाहौर। तो यहाँ पे 31 दिसंबर 1929 को यहाँ पे ये सेशन चलता है और यहीं पर फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज की संकल्पना की जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहीं पे डिसाइड किया जाता है कि अगले वर्ष यानी कि जो 1930 होगा इसके 26 जनवरी से हम क्या मनाएंगे, 1930 की 26 जनवरी को हम पहली बारी स्वतंत्रता दिवस मनाने की शपथ लेते हैं लाहौर अधिवेशन में। तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही युग्म को चुनिए। देखिए इसमें हमें सही युग्म बताना है। तो इसमें सबसे सही युग्म है कि जो खजुराहो है वो चंदेल से रिलेटेड है। देखिए जो एलोरा की कंदराएं हैं वो बेसिकली राष्ट्रकूट से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है उसे कहा जाता है। तो उस ब्याज दर को क्या कहा जाता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को क्या करता है, ऋण देता है। तो इसे कहा जाता है रेपो दर। देखिए एक रिवर्स रेपो दर भी होता है। रिवर्स रेपो दर में क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है। तो यदि आरबीआई क्या है, ऋण ले रहा हो, ठीक है, किसी बैंक से, तो इसे क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो बोला जाता है। और अगर आरबीआई दे रहा हो, ठीक है, तो तब इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है रेपो दर। तो आप इसे ध्यान रखिए। निम्न में कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किसको हम कंसीडर नहीं करते। तो पहला ऑप्शन है शिक्षा। तो शिक्षा तो इसका एलिमेंट है ही, इसका तत्व है। समंचित प्रति व्यक्ति आय भी इसका ऑप्शन में है और जीवन प्रत्याशा भी इसका तत्व है, एलिमेंट है। इसका सही आंसर होगा हमारा निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या। तो ये हमारा क्या नहीं होता, कंसीडर नहीं होता ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि इसको पहली बार इसकी अभिकल्पना पहली बार की जाती है एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री के द्वारा। ठीक है, तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री के द्वारा HDI की परिकल्पना की जाती है और इनका नाम था महबूब उल हक। तो आप इनका नाम भी याद रखिए। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। निम्न कारकों में कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा। निम्न कारकों में कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष वृद्धि करेगा। देखिए जो विनियोग होता है यानी कि इन्वेस्टमेंट में अगर हमारा क्या होता है, इन विनियोग में हमारा इन्वेस्टमेंट आता है, मतलब आप यूँ समझ लीजिए, तो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GDP
में प्रत्यक्ष वृद्धि करता है। तो इसीलिए अब सरकारें क्या करती हैं, विनियोग में क्या करती हैं, अपने दरवाजे खोल के रखती हैं। तो इसे आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है, निम्न में से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कपड़ा उद्योग है और यहाँ पे कपड़ा उद्योग की लगभग 25,000 के आसपास छोटे बड़े कारखाने हैं जो कि कपड़ा उद्योग से संबंधित हैं। इसीलिए कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा काली मिट्टी। तो देखिए, जो काली मिट्टी होती है हमारी, इसका दूसरा नाम क्या है? इसे रैंगून मिट्टी भी बोला जाता है। रैंगून मिट्टी भी बोला जाता है और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारी काली मिट्टी होती है उसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो जो इंदिरा पॉइंट है यानी कि लास्ट पॉइंट हमारा साउथ में, वो कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखेंगे ये है हमारा बड़ा निकोबार द्वीप समूह में। तो ये कहाँ पर है? बड़ा निकोबार द्वीप समूह में। आप इसे याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है कि जो सूची बनाई गई है इसमें जो नदी घाटी योजनाएं हैं इनको हमें कूट के साथ जो दिया गया है उसके साथ इसका मिलान करना है। तो देखिए, ए हमसे जो पूछ रहा है शिव समुद्रम, तो ए हमसे पूछ रहा है शिव समुद्रम। तो ये किस पे बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका कावेरी पे। ठीक है, नागार्जुन सागर हमारा किस नदी पर है? ये है कृष्णा नदी पर। इसके बाद हमारा आता है जायकवाड़ी और ये तो गोदावरी पर है, और टिहरी हमें पता है हमारा भगीरथ पे है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए के साथ दूसरा, बी के साथ फोर्थ और सी के साथ थर्ड, डी के साथ फर्स्ट। तो टिहरी भागीरथी, शिव समुद्रम कावेरी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर और जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर। इसे आप ध्यान रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति जो थी हमारी, यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उसके अध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। इसे आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो देखिए, पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ होता है 2 अक्टूबर 1959 से, और ये होता है नागौर जिले राजस्थान से। इसे आप याद रख लीजिए क्योंकि पंचायती राज प्रणाली से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया? तो देखिए, 3 शब्द यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन से जुड़ते हैं और इनमें से एक था पंथ निरपेक्ष। तो इनमें से ही एक था पंथ निरपेक्ष, और 2 शब्द थे हमारे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये तीनों शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से, और ये कब होता है? ये होता है हमारा 1976 में। 1976 में। तो आप इसे याद रखेंगे, और 1976 के 42वें संविधान संशोधन को ही हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि लघु संविधान का दर्जा इसे दिया गया है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस संसद में पेश किया जाता है? तो 2 प्रकार के बिल आपने पढ़े होंगे। एक का जिक्र होता है आर्टिकल 110 में, एक का होता है आर्टिकल एक का जिक्र होता है आर्टिकल 117 में। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 110 में जिस बिल का जिक्र होता है उसे हम बोलते हैं धन विधेयक, मनी बिल, और एक होता है आर्टिकल 117 जिसे हम बोलते हैं फाइनेंस बिल, यानी वित्त बिल। तो वित्त बिल जो होता है वो हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है और राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। इसे भी आप ध्यान रख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछ रहा है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट है। तो देखिए, जो ऑपरेशन क्लीन आर्ट था ये नेवलों के बालों से पे जो गैर कानूनी व्यापार हो रहा था, ठीक है, नेवलों के, उस पे क्या करने के लिए किया गया था? नियंत्रण लगाने के लिए किया गया था। लोग नेवलों को मारते थे, उनके बालों से आर्टिफिशियल ब्रशेस बनाने के लिए, ठीक है, उसका खूब यूज किया जाता था। तो ये बेसिकली गैर कानूनी था, और इस पे नियंत्रण लगाने के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट को क्या किया गया? वर्ल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसे आप याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है भारत पे वर्तमान के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो कौन है? अभी भी जीसी मुर्मू जी हैं, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। इसे आप याद रख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं है? तो यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन भाग नहीं लेता? तो लोकसभा के निर्वाचित सब सदस्य ये सभी लोग क्या करते हैं? वोट डालते हैं। राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य यहाँ पे वोटिंग में भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। कौन भाग नहीं लेता? राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य यहाँ पे भाग नहीं लेते। इसका कारण ये है क्योंकि जो राज्य विधान परिषदें हैं ये सभी राज्यों में नहीं है, और यदि हम इनको अलाउ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा उन राज्यों के साथ जहाँ पे राज्य विधान परिषदें नहीं हैं। तो आप इसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कपास का प्रमुख घटक है। तो कपास का प्रमुख घटक क्या होता है? ये होता है सेलुलोज। तो आप इसे याद रख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि जो सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कर्नाटक में, और कर्नाटक का एक जिला है जिसका नाम है धारवाड़। तो यहाँ पे सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? धात्विक खनिज पाए जाते हैं। आप इसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील है। तो जो गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम से जो कृत्रिम झील है तो ये है रिहंद बांध परियोजना है, जो यानी कि रिहंद डैम है उसका जो झील है उस पर जो जलाशय बना हुआ है उसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि कृत्रिम रूप से बनी ये क्या है? सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील। तो आप इसे याद रख लीजिए। 70 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया फैला हुआ है। आप इसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेनिक वर्सेस नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो जो सेंटेनी वर्सेस नामक पुस्तक है इसको लिखा है सलमान रश्दी ने, और सलमान रशीद ने इस बुक को लिखा हुआ है। काफ़ी कंट्रोवर्सी में ये बुक रही थी, इसलिए ये क्वेश्चन में उस वक्त पूछा गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि पर अधिकार था। तो देखिए जो रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था होती है ये टॉमस मुनरो के काल में आती है, आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है। और टॉमस मुनरो के काल में यहाँ पे 51% के आसपास लोग इसमें क्या थे? क्षेत्र इसमें कवर हो गया था। ठीक है। तो आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, टॉमस मुनरो से रिलेटेड थी और 51% के आसपास इसमें एरिया कवर था। मुख्य बात क्या है कि जो हमसे पूछ रहा है इसमें डायरेक्ट जो था भूमि पर अधिकार कृषक के पास था। ठीक है। ये टैक्स वसूलने की एक प्रणाली थी जिससे अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा लगान कर वसूल सके, और इससे पहले क्या होता था कि उपज पे क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था। लेकिन इसके बाद रैयत यानी कि खेत के हिसाब से जिसके पास जितना ज़्यादा खेत होगा उस हिसाब से कर व्यवस्था लागू कर दी गई थी। आप इसे भी ध्यान रखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है हमारा शिमला में, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अभी फ़िलहाल में आप जो हमारा रिसेंटली ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है ये हुआ है 15वां, और ये कहाँ हुआ है? ये दक्षिण अफ्रीका डरबन में हुआ है। ठीक है। तो आप याद रखिए दक्षिण अफ्रीका जो रिसेंटली हुआ है। ठीक है। और ये डरबन में हुआ है। ठीक है। तो आप इसे याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 हमसे पूछ रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हम सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। यह संविधान के शामिल 22 भाषाओं में साहित्यिक योगदान हेतु दिया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जितनी भी हमारी 22 भाषाएं हैं अनुसूची 8 में, उनके लिए हमें क्या मिलता है? साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। दूसरा, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, बिल्कुल सही बात। और 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्कीनथम को दिया गया। देखिए डी ऑप्शन को अगर आप पढ़ेंगे कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है, ये गलत बात है, और सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में इनकी रचना चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है।
तो ये वाला ऑप्शन हमारा इस हिसाब से सही हो जाएगा, तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों एवं अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है। तो देखिए हमने वायुमंडल की हर एक लेयर्स को और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को सबको हमने डिस्कस किया है कि उसमें जो भी घटनाएं होती हैं मंडल में, वो वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, देखिए क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधी रिलेटेड घटनाएं होती हैं वो हमारी क्षोभ मंडल में होती हैं, जिसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, सबसे नीचे वाली लेयर होती है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर और समताप मंडल, जिसे हम बोलते हैं। ओजोन परत का लगभग 90% भाग यहीं पर होता है, ठीक है, और 20 से लेकर 35 या 40 किलोमीटर तक हमारी ओजोन परत होती है। ये सारी बातें हम उस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत डेप्थ में। उसके बाद आता है हमारा आयनोस्फीयर, ठीक है, यानी आयनाइजेशन लेयर, आयन मंडल, जो कि पृथ्वी की सतह की ओर क्या करता है, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है और इसी की वजह से हमारा रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। आयन मंडल का फोर्थ ऑप्शन देखिए ध्रुव ज्योति। तो जो ये ध्रुव ज्योति वाला ऑप्शन है ये बेसिकली हमारा बाह्य मंडल में होता है, जिसे हम कहते हैं एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इस हिसाब से गलत हो जाता है। तो अगर हम कूट के साथ मिलान करते हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा हमारा यहाँ पे करेक्ट है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है। तो देखिए जो गौतम बुद्ध के दर्शन हैं ये अभिधम्म पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में इनको संकलित किया गया है। तो आप इन्हें ध्यान रखिए। अंटार्कटिक के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन का सफल आरोहण करने वाली दिव्यांग महिला पर्वतारोही हैं। तो देखिए पर्वतारोही कौन है, इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। तो आपको पता होगा अरुणिमा सिन्हा 7 चोटियों पर, 7 शिखरों पर ये अब तक चढ़ चुकी और 2011 में इनके साथ एक ट्रेन दुर्घटना होती है जिसमें इनका एक पाँव क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है और ये अपना पैर गंवा बैठती है। उसके बाद ये तुरंत यानी कि 2013 में ये एवरेस्ट को फतह करती हैं। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि ये 21 मई 2013 को एवरेस्ट को फतह करती हैं, एवरेस्ट पे चढ़ती हैं और एवरेस्ट पे चढ़ने वाली ये प्रथम क्या होती हैं, दिव्यांग महिला होती हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कहाँ होगा। तो अभी हमें रिसेंटली याद रखना है कि जो हमारा रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 2022 वाला, ये कहाँ हुआ है और किस टीम ने जीता हुआ है, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आयोजन होता है कतर में और आपको पता होगा कि फ्रांस को हराकर यहाँ पे अर्जेंटीना क्या बनती है, चैंपियन बनती है फीफा विश्व कप 2022 की, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए कि ये कौन सा संस्करण था, ये था 22वां संस्करण। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे पूछ रहा है नरसिम्हन समिति संबंधित है। देखिए नरसिम्हन समिति 1991 में जब रिसेशन चल रहा था, ठीक है, आर्थिक मंदी का दौर था, उस टाइम पे नरसिम्हन समिति क्या आती है, नरसिम्हन समिति का गठन किया जाता है और इसका जो संबंध था वो था बैंकिंग क्षेत्र के सुधार में। इसका जो संबंध था वो था बैंकिंग क्षेत्र के सुधार में, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, ये 1991 के दौर में जब रिसेशन चल रहा था, आर्थिक मंदी चल रही थी, उस टाइम पे नरसिम्हन समिति को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। तो देखिए क्या है, जो पृथ्वी है उसकी अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। आपको ये पता है कि ये एक काल्पनिक रेखा है, तो वास्तविक वाला तो ऑप्शन हमारा यहाँ से पहले ही कट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर तो 23.5 अंश का कोण बनाती है, लेकिन अगर कक्षीय समतल पूछे तो तब हमें ध्यान रखना है ये 66.5 यानी 66.5 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो कक्षीय समतल अलग चीज़ होती है और अगर अपनी धुरी पर कितनी झुकी हुई है तो फिर हमारा 23.5 डिग्री ऑप्शन सही होगा। तो फिलहाल के लिए जो हमसे पूछा गया है उसमें से सही ऑप्शन हमारा पृथ्वी एक की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है और ये कक्षीय समतल में 66.5 अंश का कोण बनाती है। आप इसे ध्यान रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे पूछ रहा है कि 26 जनवरी 2020, तो अभी आप इसे 2022 कर लीजिए और आपको पता होगा कि 2022 में 26 जनवरी में जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, मिस्र के राष्ट्रपति थे और मिस्र के राष्ट्रपति जो हमारे अब्देल फतेह अल सिसी थे, अब्देल फतेह
अल सिसी, ये हमारे चीफ गेस्ट थे यहाँ पे 2023 में, ठीक है, 26 जनवरी का जो हमारा पीरियड होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 पे। कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो ये क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट था उस टाइम पे, तो ये हुई थी वुहान से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे पूछा है, वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं का आयोजन का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहला होता है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और लास्ट में होता है अमेरिकन ओपन। तो जनवरी के महीने में हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाता है, उसके बाद मई और जून के आसपास होता है फ्रेंच ओपन, और उसके बाद जून जुलाई में होता है हमारा विंबलडन, और अंत में हमारा जो अगस्त और सितंबर है, अगस्त सितंबर में होता है अमेरिकन ओपन, या इसी को यूएस ओपन भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 हमसे पूछ रहा है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों यानी नॉन प्रॉफिटेबल एसेट एनपीए का अर्थ है। तो देखिए, जो एनपीए होते हैं वे वो ऋण हैं जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं हो रही है, ठीक है, या नहीं होती। तो नॉन प्रॉफिटेबल एसेट बन जाना आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये वो ऋण हैं जिन पर वसूली नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे पूछ रहा है, एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? तो जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं इनकी आर्टिकल 165 में, आर्टिकल 165 में चर्चा की जाती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? फर्स्ट लॉ पर्सन होते हैं किसी भी स्टेट के, ठीक है, फर्स्ट लॉ पर्सन, यानी कि सर्वोच्च जो कानून अधिकारी होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? महाधिवक्ता कहते हैं। आपको पता होगा उत्तराखंड में अभी सूर्य नारायण बाबुलकर यहाँ पे हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे सेंटर में भी एक क्या होते हैं? अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो कि अभी कौन है? आर वेंकट रमणी। तो आर वेंकट रमणी हमारे सेंटर में हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। आर्टिकल 76 में किसकी बात की जाती है? अटॉर्नी जनरल की, और 165 में की जाती है राज्य के लिए महाधिवक्ता की। तो इनको कौन चुनता है? कौन इनको नियुक्त करता है? इनको नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, और राज्यपाल की ही इच्छा पर्यंत तक ये क्या करते हैं? अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। तो इस हिसाब से इनका कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता, अर्थात निर्धारित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 39 हमसे पूछ रहा है, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सीमा तय की गई है, तो बिल्कुल इसकी सीमा तय है। उसके बाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात, निर्वाचन आयोग इनको डिसाइड करता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यही प्रणाली अपनाई जाती है यहाँ पे। आपको पता होगा कि जिसके बहुमत हो जाएगा उसको हम क्या मान लेते हैं? विजयी मान लेते हैं। मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होता है, तो यहाँ पे नहीं की जगह होता है होना चाहिए था। फिर ये चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। तो अभी हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है गलत। इस हिसाब से हमारा पहला, दूसरा और तीसरा क्या है? करेक्ट है। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे पूछ रहा है, सुमेलित कीजिए, भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? तो देखिए, भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य है सम नो वरुणा। डाकतार विभाग का हमारा क्या ध्येय वाक्य है? अहम निर्शम सेवा महे। भारतीय वायुसेना को तो नभः स्पर्शम दीप्तम, और भारतीय थल सेना का है सेवा अस्माकम धर्म, सेवा अस्माका धर्म। तो ए का हो गया हमारा पहला, तो ए का हो गया हमारा पहला, तो ए का पहला। उसके बाद डाकतार विभाग बी का हो गया फोर्थ, तो बी का हो गया फोर्थ। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी होता है बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाइए, हवाई जहाज में उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो ब्लैक बॉक्स होता है बेसिकली नारंगी कलर का, ठीक है। और इसमें जो भी डेटा होता है उस टाइम पे क्रैश होते टाइम वो सारा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। क्या एल्टीट्यूड था, किस हाइट पे उड़ रहा था, क्या लास्ट में पायलट के द्वारा कंट्रोल रूम से बात की गई, ये सारा का सारा डेटा ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होता है यदि कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तब। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल खिताब किसने जीता? तो अभी हमने पढ़ा कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस होता है ये जनवरी के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो जनवरी में ये 2023 के लिए हम देखते हैं कि महिला सिंगल्स का, पुरुष का तो आपको पता होगा कि पुरुष में सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच है उन्होंने जीता है पुरुष सिंगल्स का खिताब, और इनका ये 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन था और 22वां ये क्या है इनका
ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, 2023 के लिए महिला सिंगल्स खिताब जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसका जीता है अरीना, इनका नाम है अरीना सबालेका। ठीक है, तो आप इसे याद रखिए, इनका नाम है अरीना सबालेका। इन्होंने 2023 के लिए जीता है महिला सिंगल्स का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन का। है कहाँ की? ये हैं बेलारूस की, ये हैं बेलारूस की। तो आप इसे ध्यान रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसे 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? तो एक कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव होता है, प्रोटेम स्पीकर जो सभी लोगों को शपथ दिलाता है, टेम्पररी बोलते हैं इनको, अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो इनका 17वीं लोकसभा अभी चल रही है, उसके लिए किनका हुआ था? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का नामांकन किया गया था, उनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये बेसिकली मध्य प्रदेश से आते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में एक टीकमगढ़ क्या है, इनकी सीट है, ये वहाँ से 6 बार क्या रह चुके हैं? MP रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? देखिए, राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? अपर हाउस कहते हैं, और ये भंग नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, स्थायी सदन भी कहा जाता है, कार्यकाल 5 साल का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उसके बाद इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के होंगे। ठीक है, इसके सदस्य 25 वर्ष, तो ये गलत है, और इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का न होके इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। तो इस हिसाब से हमारे कौन कौन से ऑप्शन गलत हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं हमारे एक ऑप्शन नंबर 2 और 4, तो सही होगा ऑप्शन नंबर 1 और 3। तो आप इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे पूछ रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये उस टाइम पे हुआ होगा जब ये क्वेश्चन था, उससे जस्ट 2 साल पहले का है ये। ठीक है, तो अभी जो हमारा 8वां विज्ञान महोत्सव होता है, विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव होता है, ये भोपाल में हुआ था, जनवरी के आसपास में ये हुआ। ठीक है, तो भोपाल में ये जनवरी में हुआ, आप इसे याद रखिए। प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था? तो महाभारत का मूल नाम था जय संहिता। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में, और CST मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये क्या है? सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? देखिए, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, खेड़ा सत्याग्रह उनके नेतृत्व में हुआ, और सविनय अवज्ञा आंदोलन उनके नेतृत्व में हुआ। बारदोली का जो सत्याग्रह था ये 1928 में होता है, पटेल जी यहाँ पे इसका नेतृत्व करते हैं। और यहीं पे क्या होता है कि यहाँ पे बारदोली की महिलाओं के द्वारा गांधी जी के द्वारा ही सरदार की उपाधि दी जाती है पटेल को। ठीक है, तो ये बारदोली का ही सत्याग्रह था जिसके बाद पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49 में, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम देखिए, साइमन कमीशन 1928, भारत छोड़ो 1942, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, मिंटो मार्ले 1909। तो इस हिसाब से सबसे पहले हमारा हो जाता है तीसरा ऑप्शन। उसके बाद हमारा है 1909 मार्ले मिंटो, तो मार्ले मिंटो 4, उसके बाद साइमन कमीशन 1 और फिर 2। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है हमारा देहरादून में, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। बाय बाय, सी यू।